तब जब मेरे खिलाफ अपने को पार्टनर के साथ रिलेशन में होने के गलत इल्जाम लगाए गए थे, तब जब लगभग मैं अपनी जिंदगी में हार चुकी थी, लेकिन एक लेटर ने मेरी टूटी हिम्मत को फिर से खड़ा किया था। कहते हुए अनाया के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और आंखों से आंसू बहने जा रहे थे। अनाया को ऐसे रोते देखकर आयुष्मान के सीने में दर्द होने लगा। उसकी बातें सुनकर वो समझ चुका था कि अनाया उसे पहचान चुकी है। वो जान चुकी है कि आयुष्मान से उसका साथ पिछले जन्म का है। भले वो कभी उसके सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी उसके आसपास ही था, जिसे अनाया ने बखूबी महसूस भी किया था। वो उसके एहसासों को पहचानने लगी थी। वो तुम ही थे ना, जब जब मैं अकेली पड़ी, मुझे किसी के साथ और सहारे की जरूरत पड़ी, तब हमेशा कोई मेरे साथ था, बस पर्दा में छिपा हुआ था, कभी सामने नहीं आया। अनाया ने उसे देखते हुए पूछा। आयुष्मान नम आंखों से उसे ही देख रहा था। अनाया की कही बातों में उसके साथ उसने भी वो पल जिए थे। वो हर उस पल में अनाया के साथ था, तब उसने अनाया की हर फीलिंग को खुद भी महसूस किया था। उसका दिल चाहता था कि दौड़कर जाए, उसे गले लगा ले और कहे कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन हर बार अपने कदमों को रोक लेता था। खुशहाल उसने अनाया के साथ खुशहाल जिंदगी के सपने देखे थे, जो आज हकीकत में उसके सामने खड़े थे, लेकिन उसका बीता जन्म और उसके दर्द उनके सामने थे। वो अनाया को देखता है, जो उससे अपने सवाल के जवाब को पाने की आस में उसे ही देख रही थी, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने हिम्मत करके अपना सिर हाँ में हिला दिया। वही उसकी हाँ सुनकर अनाया का रोना छूट गया। वो फफक कर रोने लगी। उसने रोते हुए आयुष्मान को देखते हुए बोली, जब हमेशा मेरे साथ थे तो आखिर वक्त पर मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? जब मुझे सच में किसी सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी खुद को मुझसे दूर क्यों कर लिया? मेरे छोटे से दर्द को भी मिटा देते थे, तो मेरे दिल के दर्द को मिटाने मेरे पास क्यों नहीं थे? उस रात जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया, तब मुझे बचाने क्यों नहीं आए तुम? कहकर घुटनों के बल गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। उसके जहन में वही बीती बातें और दर्द घूमने लगा, जिससे वो बुरी तरह कमजोर पड़ गई थी। अनाया को बुरी तरह रोता देख आयुष्मान भी उसके पास घुटनों पर बैठ गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अनाया भी उसकी बाहों में महफूज समझकर खुद को ढीला छोड़ देती है। अनाया उसकी बाहों में उससे शिकायत करते हुए बोली, हर पल मेरे पास ना होकर भी मेरा साथ निभाया, तो मेरे सबसे ज्यादा दर्द भरे पलों में मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? जानते हो, उस रात मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मान सम्मान, प्यार, दादू और अपनी वर्जिनिटी भी। 5 दरिंदों में मुझे नोच खाया। मेरे शरीर को ही नहीं बल्कि मेरी आत्मा तक को मैला कर दिया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में होने के बावजूद भी मैंने कभी खुद को वहाँ की गंदगी में मैला नहीं होने दिया, लेकिन उस रात ने मेरी पवित्रता को भी खत्म कर दिया। कोई नहीं था मेरे पास जो मुझे सहारा देता। मेरे अपने ही परिवार ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। जिन लोगों के दिलों पर राज किया, जिन लोगों ने मुझे ब्यूटी और बॉलीवुड क्वीन का खिताब दिया था, वो ही मुझे गंदी गंदी गालियां बोलने लगे, मुझे घिन और नफरत से देखने लगे, मेरे घर के बाहर नारे और पत्थरबाजी करने लगे। मेरे दादू ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो भी मुझे अकेला छोड़ गए। बिल्कुल अकेली हो गई थी मैं। कोई नहीं था मेरे पास। एक अकेली लड़की दुनिया में सबके लिए खिलौना होती है। कोई इज्जत नहीं करता उसकी, लेकिन मैंने इसे अपनी ताकत बनाया। खुद को इतना ऊपर उठाया कि हर कोई मुझे सम्मान की नजरों से देखता था। दिन रात की मेहनत लगी मुझे वहां तक पहुंचने में। बिना अपनी परवाह किए बस अपने काम में दम पर खुद को उस मुकाम पर पहुंचाया था। लेकिन एक रात ने मेरी हर मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। जाने कितनी ही मुश्किलों को पार करके पहुंची थी मैं यहाँ। कभी नहीं हारी, लेकिन उस रात को हार गई, क्योंकि चोट मेरे दामन पर हुई थी। एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान पर चोट नहीं। लेकिन उस दिन मैंने अपनी वही इज्जत खो दी। तब क्यों नहीं आए मुझे बचाने तुम? बोलो क्यों नहीं आए? चीखते हुए अनाया बोली और उसे खुद से दूर धकेल दिया। अनाया के दर्द को सुन आयुष्मान भी तड़प उठा था। उसका हर एक शब्द उसके सीने में तीर की तरह चुभ रहा था। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था उस दर्द को जिसे अनाया ने महसूस किया था। चोट के घाव जो अनाया पर पड़े थे, उनका दर्द वो महसूस कर रहा था, लेकिन अपने इमोशन को कंट्रोल करके अनाया को संभाले हुए था। आज वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी,
लेकिन अपने आंसुओं के जरिए अपने दिल के दर्द को मिटाने की कोशिश कर रही थी जो पिछले जन्म से उसे तकलीफ दे रहे थे। इसलिए उसने उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की, लेकिन अनाया के ऐसे दूर झटकने से वो खुद पर बैलेंस नहीं बना पाया और उससे थोड़ा दूर हो गया। उसने अनाया की आंखों में देखा जहां दर्द और शिकायत के साथ साथ उसके लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो एक बार फिर अनाया को अपनी बाहों में भर लेता है। अनाया उससे दूर होने की कोशिश में छटपटाने लगी लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता। शांत हो जाओ जान, प्लीज शांत हो जाओ। चाहे मारो पीटो शिकायत करो लेकिन मुझे खुद से दूर मत करो। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। उस जन्म में भी मुझे तुम्हारे बिना जीना गवाया नहीं था, इसलिए तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा साथ पाने के लिए खुद को भी खत्म कर दिया था। अगर तुमने मुझे खुद से दूर किया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा, फिर शायद हम कभी किसी भी जन्म में ना मिले। आयुष्मान ने अपनी कांपती दर्द भरी आवाज में कहा। उसका दर्द उसके शब्दों में साफ बयान हो रहा था। वही अनाया उसकी बात सुनकर सदमे में चली गई थी। उसका छटपटाना बिल्कुल बंद हो गया था। वो हैरानी से उसे देखने लगी जो अपने आंसू भरे चेहरे के साथ उसे ही देख रहा था। 53 आयुष्मान का लव कन्फेशन। अब तक हमने पढ़ा कि अनाया ये बात जान चुकी थी कि आयुष्मान से उसके पिछले जन्म का एक अनकहा रिश्ता है। अब आगे उसकी बात सुनकर अनाया उसकी तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा था। अनाया को खुद की तरफ देखता पाकर आयुष्मान अपना एक हाथ उसके गाल पर रखता है और उसके चेहरे को देखते हुए बोलता है, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, सच में मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। उसकी बात सुनकर अपनी कांपती आवाज में अनाया बोली, मतलब मेरे मरने के बाद तुमने खुद को खत्म कर लिया था, क्यों? उसकी बात सुनकर अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए आयुष्मान कहता है, क्योंकि मैं तुमसे बेपनाह और करता हूँ, तुम्हारे खातिर पागल हूँ। तुम्हारे बिना मेरी सांसें खुद ही मेरा शरीर छोड़ देती हैं, क्योंकि वो तुमसे ही शुरू होकर तुम पर ही खत्म होती हैं। आयुष्मान की बात सुनकर अनाया की आंखों से दोबारा आंसू बहने लगते हैं। वो कांपती आवाज में बोली, क्यों करते हो मुझसे इतना प्यार? दिया क्या है मैंने तुम्हें जो मेरे खातिर मरने को भी तैयार हो? क्यों? क्योंकि तुम मेरा वजूद हो। तुमने मुझे जीने की वजह दी है, वरना ये आयुष्मान बहुत पहले ही खुद को मिटा चुका होता। अपने माँ बाप की मौत के बाद मैंने बस एक चीज की चाहत रखी थी, बदला। खुद को नफरत और बदले की आग में पूरी तरह मिटा चुका था। अपने दुश्मनों को खत्म करने की खातिर एक क्रूअल और बेरहम माफिया बन चुका था। अंधेरे का राजा बन चुका था जिसे किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोचा था जो आग दिल में जल रही थी उसे अपना बदला लेकर मिटा दूंगा, फिर सुकून से जियाऊंगा, लेकिन अपनी इच्छा पूरी करके भी सुकून ना पा सका। उसकी चाहत में इधर उधर भटक रहा था। तब तुम आए मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर। सच कहता हूँ मौत का कभी खौफ नहीं हुआ, लेकिन पहली तुमसे मिलकर जीने की इच्छा हुई थी, तुम्हारे साथ की इच्छा हुई थी। परछाई बनकर तुम्हारे आसपास घूमने लगा था। सोच लिया था कि तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करके एक नई शुरुआत करूँगा, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि एक पल को मेरी नज़रें तुमसे हटी और तुम मुझसे इतनी दूर चली जाओगी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें प्रपोज करने के लिए स्पेशल रिंग बनवाई थी। कितनी बार तुम्हें प्रपोज करने की प्रैक्टिस की थी। निशांत मेरी ऐसी हरकत देखकर हंसने भी लगा था। वो बोला भी कि मैं पागल हो चुका हूँ तुम्हारे लिए, और ये था भी सच। लेकिन उस दिन मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आया कि दादी की तबीयत खराब है। वो मुझे याद कर रही थी। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऑस्ट्रेलिया चला गया। दादी की खराब तबीयत का सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था। वो और आर्य ही मेरा बचा हुआ परिवार था। उन्हें खोने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। ऊपर वक्त मैं सब कुछ भूल गया और याद रहा तो बस इतना कि दादी बीमार हैं। लेकिन मुझे इस बात की खबर तक नहीं थी कि तुम्हें उस वक्त अकेला छोड़ना मेरी कितनी बड़ी गलती हो सकती है। मेरे दुश्मन खत्म हो चुके थे लेकिन तुम्हारे तो जिंदा थे, जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच चुके थे। मेरी एक गलती ने तुम्हें हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया। जब मुझे उस इंसिडेंट की खबर मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुमने सुसाइड कर लिया था और जिसने तुम्हें बदनाम किया वो खुश था। उसे अवार्ड दिए जा रहे थे बेस्ट एक्ट्रेस के, और तुम्हारा परिवार उसकी कामयाबी की खुशियां मना रहा था। इसलिए मैंने उन सबको खत्म कर दिया और तुम्हारे पास आ गया। जब मैंने खुद पर गोली चलाई तब मुझे कोई अफसोस नहीं था।
बस आखिरी इच्छा थी दिल में, तुम्हारे साथ जीना सका लेकिन मर तो सकता हूँ, कहते हुए आयुष्मान अनाया को देख रहा था। अनाया उसकी बाहों में कैद शांति से उसे ही देख रही थी, उसकी बात सुन रही थी। उसके आंसू झरझर बह रहे थे, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो उसके चेहरे को ही देख रही थी जिस पर इस वक्त कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक सुकून नजर आ रहा था। आयुष्मान दोबारा बोला, पता है जैसे ही मैंने खुद को खत्म किया, अगले ही पल एक चीख के साथ मेरी आंखें खुल गई। मैं गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मैं शॉक में था कि मैंने खुद को गोली मार ली, लेकिन क्यों? मैं कंफ्यूजन में अपने आसपास देख रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी उम्र 15 साल थी और मैं ऑस्ट्रेलिया में था। जब मैं थोड़ा संभल गया तब मैंने ध्यान दिया कि मैं एक सपना देख रहा था। मेरी नज़रों के सामने कुछ धुंधले नज़ारे चलने लगे। कुछ भी साफ नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये सब मैं जी चुका हूँ। उस रात के बाद मैं हर रोज उन सपनों को देखने लगा, लेकिन एक चीज़ हर सपने में मुझे बेचैन कर देती थी। वो थी एक लड़की की परछाई जिसे देखकर मुझे महसूस होता कि वो मुझे पुकार रही है, और इसके साथ ही मेरी नींद टूट जाती। मैं परेशान हो चुका था। मुझे उस सपने का मतलब समझ नहीं आता था और न ही मैं समझ पा रहा था कि वो सपने मुझे क्यों आते हैं, उनका मुझसे क्या लेना देना है। कौन है वो लड़की जिसकी परछाई सपनों में मुझे पुकारती थी? पहले पहले मैं बहुत परेशान हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन सपनों की आदत हो चुकी थी। साथ ही वक्त बीतने के साथ मैं उस अनजान लड़की से प्यार करने लगा, जिसका ना नाम पता था, ना शक्ल, ना ही ये पता था कि वो लड़की जिंदा है या बस मेरा सपना। लेकिन फिर भी मैं उसके लिए दीवाना हो चुका था, और ये दीवानगी कब जुनून में बदल गई पता ही नहीं चला। कुछ सालों बाद मुझे खबर मिली कि डैड ने मेरे मंगेतर के रूप में तुम्हें चुना है। मैं इस बात से हैरान और परेशान था। एक और डैड मेरा लाइफ पार्टनर ढूंढ चुके थे और दूसरी तरफ मैं उस लड़की को खोज रहा था जो मेरे सपनों में आती थी। लेकिन हर बार मुझे निराशा ही हाथ लगी। आखिर मिलती भी कैसे? मैंने कभी उसका चेहरा तक नहीं देखा था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस रिश्ते को मना कर दूंगा, और यही सोचकर इंडिया आया था। मैं जानता था कि अगर मैं अपनी बात डैड से कहूंगा तो वो जरूर समझेंगे और ये रिश्ता तोड़ देंगे। लेकिन उस वक्त सब कुछ बदल गया जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा। मेरे आसपास सब कुछ ब्लैक हो चुका था और मैं तुम में खो चुका था। जैसे जैसे तुम मेरे करीब आती जा रही थी, मेरे दिमाग में मेरे सपने रील की तरह चलने लगे, लेकिन इस बार वो धुंधले नहीं, बिल्कुल साफ थे। मुझे हर चेहरा और घटना साफ नजर आ रही थी, और साथ में नजर आया वो चेहरा जिसे सालों से तलाश रहा था। वो चेहरा था तुम्हारा। कहते हुए आयुष्मान चुप हो गया और अनाया को देखने लगा जो उसे ही देख रही थी। तुम्हें देखते ही मेरी सारी यादें साफ हो गई और ये भी समझ आ गया कि मेरा रिबत हुआ है। वो सपने सपने नहीं, बल्कि मेरे पिछली जिंदगी की हकीकत थी, जिसे मैंने जिया था। तुम कोई परछाई नहीं, बल्कि मेरी चाहत थी जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी। मुझे दोबारा जिंदगी मिली अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। जो चाहत पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उसे पूरी करने की, और अब मैं ये मौका किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। मतलब आपका भी रिबत हुआ है? इतनी देर से शांत अनाया ने उसकी बात सुनकर पूछा, जिस पर आयुष्मान मुस्कुरा दिया। हाँ, मेरा भी रिबत हुआ था तुम्हारी तरह, आयुष्मान बोला तो अनाया चौंक गई। उसे चौंकते देख आयुष्मान हस्बैंड हुए बोला, इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। जब मेरी पिछले जन्म की यादें वापस आए तभी मैं ये बात समझ गया था। पिछली बार से अलग इस बार काफी कुछ बदल चुका था। मेरे पेरेंट्स जिंदा थे, तुम पहले से भी ज्यादा कामयाब और ताकतवर थी, और भी बहुत कुछ था जो पिछली बार के मुकाबले बदल चुका था, लेकिन हर बदलाव में तुम थी। उसकी बात सुनकर अनाया के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसे मुस्कुराते देख आयुष्मान के चेहरे पर भी सुकून उतर आया। वो उसके चेहरे पर मौजूद आंसू की बूंदों को साफ करके उसे कमरे के बीचों बीच ले आया, जहां फर्श पर रोज पेटल से एक हॉट बनाया गया था, जिसके आसपास कैंडल जल रही थी। वहां की लाइट्स भी थोड़ी डिम थी। आयुष्मान उसे उस हॉट के बीच में लाकर खड़ा करता है और खुद घुटनों पर बैठकर उसके एक हाथ को थाम कर बोला, ये चाहत जो पिछले जन्म से थी वो इस जन्म में जाकर पूरी हुई। जो बात तब ना कह सका आज कहता हूँ।
मिस अनाया, मैं आयुष्मान आचार्य तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे ये मौका दोगी? मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी? मुझसे शादी करोगी? अपने प्यारे प्यारे बच्चों का पापा होने का हक दोगी? मेरी अधूरी जिंदगी को पूरा करोगी? उसकी बात सुनकर अनाया हंस पड़ी। चाओ वन फर्स्ट किस अब तक हमने पढ़ा कि आयुष्मान अनाया को अपना लव कन्फेस करता है। अब आगे आयुष्मान के डिफरेंट प्रपोजल को सुनकर अनाया हंस पड़ी। उसने हंसते हुए कहा, मिस्टर आचार्य, शायद आप भूल चुके हैं, वी आर एंगेज्ड। मैं पहले से ही आपकी मंगेतर हूँ। मैं कुछ नहीं भूला जान, बल्कि भूल तो तुम गई हो। वो एंगेजमेंट हमारे फैमिली का डिसीजन था, जिसे तुमने बस रस्म के तौर पर किया था। तब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं थी। आयुष्मान बोला। उसकी आईब्रोज उछालते हुए कहा, क्या मतलब तब फीलिंग नहीं थी तो क्या अब है? तो क्या नहीं है? आयुष्मान ने शरारती ढंग से कहा। उसकी बात सुनकर अनाया अपनी नजरें चुराने लगी। उसके गालों पर हल्की लाली छा गई, जिसे वो छिपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आयुष्मान की नजरों में आ गई, जिसे देख वो मुस्कुरा दिया। मैंने अभी तक हाँ नहीं बोला है, अनाया अपनी नजरें चुराती हुई बोली। ना भी तो नहीं बोला, आयुष्मान तपाक से बोला। औक, मैं बातों में आपसे नहीं जीत सकती, अनाया बोली। मतलब हाँ, आयुष्मान ने बोला, जिस पर अनाया ने अपनी पलकें झपका दी और मुस्कुराने लगी। याहू कहते हुए आयुष्मान ने उसे गोद में उठाकर लिया और गोल गोल घुमाने लगा। अरे आप क्या कर रहे? रुक जाइए, अनाया ने घबराते हुए पूछा। आज मुझे मत रोको जान, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम सही मायनों में मेरी हो चुकी हो। ये खुशी मुझे सेलिब्रेट करने दो और तुम भी एंजॉय करो, आयुष्मान ने एक्साइटमेंट में कहा। अरे खुशी नॉर्मली भी सेलिब्रेट हो सकती है, उसके लिए खुद के साथ मुझे भी घुमाना जरूरी है। प्लीज मान रुक जाइए, मुझे चक्कर आ रहे हैं, अनाया बोली। उसकी बात सुनकर आयुष्मान एकदम से रुक गया। उसने अनाया को गोद से नीचे उतारा और उसे देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मैंने कहा मुझे चक्कर आ रहे हैं, अनाया बोली। वो नहीं, तुमने मुझे क्या बोला? आयुष्मान ने पूछा तो अनाया एक पल अपनी बात सोचने लगी। जैसे ही उसे आयुष्मान की बात समझ आई, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने आयुष्मान को देखते हुए प्यारी मुस्कान के साथ कहा, मान कैसा लगा आपका नाम? अपना नाम सुनकर आयुष्मान खुशी से मुस्कुरा दिया और बोला, बहुत खूबसूरत, तुमने मुझे बहुत अच्छा नाम दिया है। आज से प्लीज मुझे इसी नाम से पुकारा, मिस्टर आचार्य, मुझे अजनबी जैसा लगता है। इसीलिए तो ये नाम रखा है, ताकि आपकी ये शिकायत दूर कर सकूं, अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। आयुष्मान ने उसका माथा चूमते हुए थैंक यू कहा। फिर वो उसका हाथ पकड़कर हॉल में ले गया, जहां डिनर के लिए टेबल लगाया गया था। सारा खाना अनाया की पसंद का था। दोनों ने अच्छे से अपना डिनर एंजॉय किया। कुछ देर बाद आयुष्मान और अनाया बालकनी में लगे सोफे पर एक दूसरे की बाहों में बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे पर स्माइल थी और दिल में सुकून। आज दोनों दिल से खुश थे। वैसे मान, अगर आपको अपना पिछला जन्म याद नहीं होता या मैं याद नहीं होती तो क्या आप तब भी मुझसे शादी करते? अनाया बोली। बिल्कुल करता। भले ही तुम या हमारा पिछला जन्म मुझे याद ना रहे, लेकिन मेरे दिल को तो तुम हमेशा याद रहती हो। ये तो धक्का भी सिर्फ तुम्हारे लिए है। लाखों की भीड़ में भी तुम्हें खोज लेता और खुद ब खुद मुझे तुम्हारे करीब ले आता, आयुष्मान स्माइल के साथ बोला। उसकी बात सुनकर अनाया मुस्कुरा दी। उसने कहा, वैसे जब तुम्हें मेरे पुनर्जन्म के बारे में पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं? शायद हम बहुत पहले ही करीब आ जात। इस बात का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तब तुम मुझसे कभी मिली ही नहीं थी। शायद ही मैं तुम्हें याद होता, इसलिए मैंने सोच लिया था पहले तुम्हारे दिल में जगह बनाऊंगा। और देखो आज तुम मेरी बाहों में हो, वो भी अपनी मर्जी से, आयुष्मान बोला। उसकी बात पर अनाया मुस्कुरा कर उसे देखते हुए बोली, क्या आपको मेरी लाइफ किसी फिल्म की कहानी नहीं लगती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहानी की हीरोइन फेक है, जबकि तुम एक रियल क्वीन हो, जिसने कभी हारना नहीं सीखा। वैसे भी तुम्हारी यही आदत तुम्हें सबसे अलग और खास बनाती है, आयुष्मान उसके चेहरे को देखते हुए बोला। अनाया उसकी बात सुनकर उसे शांत भाव से देखने लगी। आयुष्मान उसे खुद को देखता पाकर अपने एक हाथ को उसके गाल पर रख देता और उसके गाल को सहलाते हुए कहता है,
तुम कभी भी कुछ भी मुझसे कह सकती हो, मैं हमेशा तुम्हें सुनूंगा, कभी तुम्हें जज नहीं करूंगा, हमेशा तुम पर भरोसा करूंगा। क्यों? अनाया ने पूछा। क्योंकि मेरा दिल कहता है कि तुम कभी गलत नहीं हो, ना थी और ना ही कभी हो सकती हो, आयुष्मान बोला। उसकी बात सुनकर अनाया की आंखों में नमी आ गई। उसने अपनी नजरें हटाकर आसमान की तरफ कर ली और एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं बहुत छोटी थी और अपनी छोटी सी दुनिया में काफी खुश थी, जहां मम्मी पापा दादू भाई और बहन थे। मुझे किसी बात की कोई शिकायत नहीं थी। मम्मी पापा और भाई हमेशा शनाया को प्यार करते थे, उसे ही प्रायोरिटी देते थे। मुझे अक्सर नज़रअंदाज कर देते थे, लेकिन फिर भी मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि शनाया मेरी छोटी बहन थी और मैं भी उसे बहुत प्यार करती थी। सबसे ज़्यादा करीबी रिश्ता था हमारा क्योंकि हमने एक साथ अपनी माँ की कोख में 9 महीनों का सफ़र बिताया था। पर पता नहीं क्यों उसकी नफ़रत मेरे लिए इस हद तक बढ़ गई और कब वो मेरी प्यारी छोटी बहन से सबसे बड़ी दुश्मन बन गई पता ही नहीं चला। मैंने हमेशा उसे अपना समझा, लेकिन वो तो मुझसे नफरत कर बैठी। कभी कभी मुझे सच में यकीन नहीं होता कि पिछले जन्म में मेरी बर्बादी की वजह खुद मेरी जुड़वा छोटी बहन थी। कहते हुए अनाया के आंख से एक आंसू बह चला। अनाया की बात सुनकर आयुष्मान के दिल में दर्द उठा। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, हर किसी की अपनी सोच और अपने फैसले होते हैं, हम उनके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। तुमने भले उसे अपना माना था, लेकिन तुम्हारे खिलाफ होना उसका अपना फैसला था। अब उसने जो किया उसे भुगतना भी उसे ही होगा। जानती हूँ, अब मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग भी नहीं है। मैं पहले भी अकेली थी और ठीक थी, आगे भी रहूंगी, अनाया बोली। पहले तुम अकेली जरूर थी, लेकिन आगे कभी अकेली नहीं रहोगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा साया बनकर। उसकी बात पर आयुष्मान तपाक से बोला, जिस पर अनाया खुलकर मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट देखकर आयुष्मान का दिल खुशी से झूम उठा। वो अनाया के चेहरे में ही खो गया। कुछ देर बाद जब अनाया की हंसी रुकी, उसे खुद पर आयुष्मान की नजरें महसूस हुई। उनसे उसकी तरफ देखा जो मदहोशी भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। उसकी नजरों की तपिश अनाया सह नहीं पाई और उसके गाल जलने लगे। नजरें शर्म से झुक गई और चेहरा सुर्ख लाल पड़ गया। अनाया इस वक्त एक कश्मीरी सेब लग रही थी जिस पर आयुष्मान को बहुत प्यार आया। उसका मन उसे टूटकर प्यार करने को हुआ। उसने अपने दोनों हाथों में अनाया के चेहरे को थाम लिया और धीरे धीरे उसके नजदीक जाने लगा। अनाया भी उसकी करीबी महसूस कर रही थी। उसकी आंखों की चाहत उससे छिपी नहीं थी। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और उसे महसूस करने लगी। आयुष्मान ने उसके फोरहेड पर अपने होठ रखकर बड़ी शिद्दत के साथ उसे चूमा, फिर दोनों आंखों और गालों पर अपने होठ रख दिए। अब उसकी नजरें अनाया के होठों पर थी। वही अनाया भी उसके होठों को अपने चेहरे पर महसूस करके खुद में सिमटती जा रही थी। उसे अपने पेट में गुदगुदी सी महसूस होने लगी। उसकी गर्म सांसों को अपने होठों पर महसूस कर वो सिहर उठी। 1 इंच का फासला था दोनों के बीच। काफी देर तक अनाया को कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोलकर आयुष्मान को देखा जो उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में चाहत थी, लेकिन वो उसकी परमिशन के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहता था। उसने अनाया की तरफ देखा जैसे आगे बढ़ने की परमिशन मांग रहा हो। अनाया को उसका ये जेस्चर पसंद आया। उसने भी मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झुका दी। अनाया की मंजूरी पाकर आयुष्मान का दिल खुश हो गया और उसने बिना देरी किए अपने होठों को अनाया के होठों से जोड़ दिया। दोनों का पहला किस था। दोनों के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। जहां आयुष्मान के लिए उसकी शिद्दत और जुनून था, वहीं अनाया के लिए सुकून। एक और आयुष्मान इस बात से खुश था कि अपनी मोहब्बत को पाने में एक कदम आगे बढ़ चुका था। उसकी मोहब्बत ने भी उसे कबूल कर लिया था। वही अनाया इस बात से खुश थी कि आयुष्मान हमेशा से उसका था और उसका ही रहेगा। दोनों के दिलों में एक दूजे के लिए चाहत थी और दोनों एक दूसरे की करीबी से खुश थे। आयुष्मान ने अनाया के होठों पर अपनी पूरी शिद्दत से हक जमा दिया था, जैसे वो उसे जताना चाहता हो कि वो किस हद तक उसे मोहब्बत करता है। वही अनाया को उसका हक जताना पसंद आ रहा था। दोनों ही ऐसे अपने सुकून और जुनून में आगे बढ़ चुके थे। ये रात वाकई दोनों के लिए यादगार थी, क्योंकि आज दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जज्बात थे और दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। अब आगे
दूसरी तरफ आर्यमन स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी में अपने केबिन के रेस्ट रूम में एक सिंगल सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी नजरें बेड पर थी जहां एक लड़की लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर एक गहरी स्माइल थी और वो एकटक उसी लड़की को देखे जा रहा था। फ्लैशबैक। आज सुबह से आर्यमन का मूड बहुत खराब था क्योंकि आज वैलेंटाइन डे था, लेकिन जिस लड़की पर उसका दिल आया था उसे उसकी कोई खबर नहीं थी। पिछले हफ्ते विवान ने उसे इस लड़की को ढूंढने का प्रॉमिस किया था, लेकिन एक हफ्ता बीत गया और उसे उस लड़की की कोई खबर नहीं मिली। आर्यमन इस एक हफ्ते में फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। उसके चेहरे पर चीज साफ नजर आ रही थी। इस बीच उसका चंचल और मजाकिया अंदाज बिल्कुल गायब हो चुका था। आज लवर्स के लिए इतना स्पेशल दिन था, लेकिन उसकी लव वन उसके पास नहीं थी। ऊपर से पूरा दिन काम करके उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसलिए शाम होते ही वो अपनी कार लेकर अकेले निकल चुका था। शाम का वक्त था और सड़क पर ट्रैफिक भी बहुत था। सबको घर जाने की जल्दी थी। वो भी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था, जिससे उसका दिमाग गर्म हो चुका था। इससे पहले कि उसका गुस्सा किसी पर फलता, उसकी नज़र सामने सड़क के दूसरी तरफ एक ऑटो रिक्शा पर पड़ी जिसमें एक लड़की बैठी हुई थी। आर्यमन का ध्यान अचानक ही उस तरफ चला गया। वो उस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश करने लगा। काफी कोशिशों के बाद भी जब वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, तभी ट्रैफिक क्लियर हो गया और रिक्शा आगे बढ़ गया। रिक्शा के आगे बढ़ते ही आर्यमन को उस लड़की का चेहरा नजर आया। उस लड़की के चेहरे को देखते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसके चेहरे पर 440 वॉट की स्माइल आ गई। बैकग्राउंड में गिटार बजने लगा। वो वही लड़की थी जिस पर उसका दिल आया था और जिसके नाम मिलने पर वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वो जैसे ही होश में आया तब तक रिक्शा आगे बढ़ चुकी थी। आर्यमन ने जल्दी से अपनी कार घुमाई और उस रिक्शा का पीछा करने लगा। कुछ देर बाद वो लड़की रिक्शा से उतरी और एक घर के अंदर जाने लगी। तभी आर्यमन ने पीछे से उस लड़की को बेहोश कर दिया और अपनी कार में डालकर कंपनी ले आया। फ्लैशबैक। एंड आर्यमन के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। ये वही लड़की थी जिसने पहली मुलाकात में उसका दिल चुरा लिया था, जिसके न मिलने पर पिछले एक हफ्ते से वो पागल हुए बैठा था। आज जब उसने इस लड़की को देखा तब जाकर उसे सुकून मिला। उसे डर था अगर कि वो लड़की दोबारा कहीं गायब हो गई तो वो उसे कहाँ ढूंढेगा, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे उसका किडनैप करके यहाँ ले आया। कुछ देर बाद बेड पर लेटी लड़की को होश आने लगा। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। उसका एक हाथ उसके सिर पर था। वहीं उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही थी। खुद को अनजान जगह पाकर वो कंफ्यूज थी और कुछ समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी नजर सिंगल सोफे पर बैठे आर्यमन पर पड़ी, जो बतीसी चमकाते हुए उसे ही देख रहा था। आर्यमन को देखते ही उस लड़की के होश उड़ गए। उसके दिमाग में एक हफ्ते पहले का सारा सीन आ गया। वो एकदम से डर कर बेड से खड़ी हो गई। उसे ये भी याद आ गया कि उसका किडनैप हुआ था। आर्यमन को सामने देखकर वो समझ चुकी थी कि इसी ने उसका किडनैप किया था। उसकी डर से हालत पतली हो गई। उसे पहले से ही आर्यमन को पागल लगता था। अब उसके ऐसे किडनैप करके यहाँ लाने से उसके मन में एक ख्याल आ गया कि कहीं वो कोई साइको किलर तो नहीं जो लड़कियों का किडनैप करके उनका मर्डर करवा हो। वो एक कोने में खड़ी कांपने लगी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि काश कोई उसे इस साइको से बचा ले। आर्यमन, जो उसे होश में आते देख खुद हो गया था, उसे ऐसे उससे डरते देख कंफ्यूज हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है। वो ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही है। हिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे तुमने कोई राक्षस देख लिया हो? आर्यमन ने कंफ्यूजन में लेकिन मजाकिया अंदाज में अपनी बात कही, लेकिन उसे क्या पता कि वो लड़की उसे क्या समझकर डर रही है। आर्यमन के मजाक करने के बाद भी वो लड़की वही कोने में डर से खड़ी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी जगह से हिल भी सके। वही आर्यमन को उसकी हरकतें अजीब लगने लगी। उस लड़की ने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था। वो सोफे से खड़ा हुआ और उस लड़की के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर वापस बेड पर बैठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया। वो स्माइल करते हुए बोला, हे, तुमने मुझे पहचाना। हम एक हफ्ते पहले मिले थे और तुमने मुझे छेड़छाड़ के जुर्म में जेल में डलवा दिया था। तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगा इस बात का।
एक तो मैंने कभी किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा और तुमने सीधा छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया मुझ पर, जबकि मैंने तो तुम्हारी हेल्प की थी। वैसे तो मुझे नाराज होना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुम पर गुस्सा ही नहीं आ रहा, उल्टा मेरा मन तुमसे बार बार मिलने को करने लगा। आर्यमन अपनी ही बातें किए जा रहा था बिना ये जाने कि उसके पास बैठी लड़की का क्या हाल है। उस लड़की को तो पहले ही आर्यमन से डर लग रहा था, ऊपर से आर्यमन उसके पास बेड पर बैठा हुआ बकबक किए जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंसान है कौन और उसे यहाँ क्यों लाया है। सच में वो कोई साइको किलर है या कोई पागल इंसान? अगर साइको किलर होता तो उसने अभी तक उसे चोट पहुंचाने की कोई कोशिश तो करता, लेकिन अभी तक उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसके पास बैठकर बकवास किए जा रहा था। भले ही आर्यमन ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन उसका ऐसे किडनैप करके यहाँ लाना उसे सही नहीं लग रहा था। एक तो पहले ही इस लड़के की हरकतें पागल जैसी हैं। क्या पता सच में कोई साइको हो जिसकी बात न मानने पर उसे चोट पहुंचा दे। इसलिए वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठी हुई थी और अपनी नजरें चारों तरफ घुमा रही थी ताकि वहां से भागने का कोई रास्ता मिल जाए। वो बस वहां से भागने के ख्यालों में ही थी कि अचानक आर्यमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये महसूस करते ही उस लड़की के शरीर में झुनझुनी छूट गई। वो डर से कांपने लगी। एक तो पहले ही उसे यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, अब उसे लगने लगा कि आज सच में उसका आखिरी दिन होने वाला है। वही उसके कांपने को इग्नोर करते हुए आर्यमन उसके हाथ को पकड़े हुए बोला, कितनी देर से बस मैं ही बातें किए जा रहा हूँ जबकि तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। शायद तुम मुझे नहीं जानती इसलिए चुप हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम आर्यमन आचार्य है, बिजनेस टायकून और माफिया किंग वीरेन आचार्य का बेटा। सब मुझे प्यार से आर्य बुलाते हैं, तुम भी मुझे आर्य बुलाना, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अपनी बात कहते हुए आर्यमन अपनी बतीसी चमका देता है। वही वो लड़की आर्यमन को कांपती नजरों से देख रही थी। काफी देर से वो लड़की कुछ नहीं बोली, फिर कांपती आवाज में बोली, परिधि। वही उस लड़की का नाम जानकर आर्यमन के चेहरे पर चमक आ गई। वो एक्साइटमेंट के साथ बोला, परिधि, वाव नाइस नेम, लेकिन मैं तुम्हें परी बुलाऊंगा। तुम परी, मैं आर्य, हम दोनों की जोड़ी बेस्ट होगी। फिर उसे कुछ याद आया, उसने अपने सिर पर चमाट लगाते हुए कहा, मैं कब से तुमसे बात किए जा रहा हूँ लेकिन मैं बात तो कहना भूल ही गया। फिर वो परिधि के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामे उसकी आंखों में देखते हुए बोला, परी बेबी, आई लव यू। मुझे ना तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। जब से तुम्हें देखा है पागल हो गया हो तुम्हारे पीछे। ना खाने का होश है, ना सोने। मैं तो मस्ती करना भी भूल चुका हूँ। पिछले एक हफ्ते में मैंने किसी को परेशान नहीं किया, बस हर वक्त तुम्हारे ख्यालों में ही खोया हुआ था। इसलिए अब मुझे तुम हर वक्त अपने पास चाहिए, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? अपनी बात कहकर वो शर्माने लगा। उसके चेहरे पर लाली उतर आई। वही परिधि जो आर्यमन से डर कर कांप रही थी, वो अपना डर भूलकर हैरानी से आर्यमन को देखने लगी। वो बेचारी अभी सदमे में थी कि आखिर ये इंसान चीज क्या है। मतलब इतनी देर से वो क्या क्या सोचकर परेशान हुए जा रही थी, ना जाने आगे क्या होगा। एक पल को तो ये ख्याल भी उसके मन में आया कि शायद आज उसका आखिरी दिन हो इस दुनिया में, लेकिन ये इंसान तो उसकी सोच से बिल्कुल अलग निकला। उसने थोड़ा सहमी सी आवाज में पूछा, क्या आप यही कहने के लिए मुझे किडनैप करके लाए थे? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, इसलिए पिछले एक हफ्ते से तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन तुम कहीं मिली नहीं। इसलिए जब आज मिली तो मैंने तुम्हारा किडनैप कर लिया ताकि तुम कहीं भाग ना जाओ और मैं भी अपनी दिल की बात तुमसे कह सकूं। आर्यमन एक्साइटमेंट के साथ बोला, फिर अपनी बात पूरी करके शर्माने लगा। वही परिधि की चेहरा अजीब हो गया। मतलब इतनी देर से उसने क्या क्या सोच लिया था जबकि बात इतनी छोटी सी थी। उसने मन ही मन खुद को फटकार लगाई कि उसके फालतू इमेजिनेशन की वजह से उसकी कितनी बुरी हालत हो गई थी। उसने तो लगभग हर देवी देवता को याद कर लिया था ताकि कोई एक भी उसकी गुहार सुन ले और उसकी मदद के लिए किसी को भेज दे। उसने एक गहरी और लंबी सांस खींची और खुद को शांत किया। फिर उसकी नज़र आर्यमन पर पड़ी तो दोबारा उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन आ गए। 56
परिधि और आर्यमन। अब तक हमने पढ़ा कि आर्यमन एक लड़की को किडनैप करता है और प्रपोज करता है। अब आगे। जब परिधि आर्यमन को देखती है तो उसके दिमाग में अचानक कुछ आता है। परिधि, तू अपने आप को क्यों कोस रही है? गलती तो इस कमका और दिमाग से पैदल इंसान की है। मतलब हद होती है बेवकूफ़ी की। इस गधे को इतनी भी समझ नहीं है कि एक लड़की को प्रपोज कैसे किया जाता है। पहले किडनैप किया और फिर फालतू बकवास करके दिमाग खराब किया। पहले तो मुझे ये बस एक पागल लगता था, लेकिन अब लगता है कि इसमें तो दिमाग ही नहीं है। अगर प्रपोज करना था तो किसी रोमांटिक डेट पर ले जाता। ऐसे किडनैप कौन करता है भाई? मेरी जगह कोई और लड़की होती तो वो भी इतना ही डर जाती बेचारी। अचानक ही परिधि को अपनी कही बातों क्या ख्याल आता है। वह मन ही मन खुद को कोसते हुए कहती है, परी तू इस इंसान की वजह से पागल हो गई है। रोमांटिक डेट? सीरियसली कोई पागल ही होगा जो इसके साथ डेट पर जाएगा। तुझे तो जितना हो सके इस आदमी से दूर ही रहना है। ये सोचकर वो आर्यमन को देखती है जो उसे देखते हुए शर्माए जा रहा था। परिधि का चेहरा अजीब हो गया। अब तक उसका डर भी आर्यमन से खत्म हो गया था और आर्यमन को शर्माते देख उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने अपने चेहरे पर थोड़े शांत एक्सप्रेशन लाकर कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे शर्मा क्यों रहे हो? अभी अभी मैंने तुम्हें प्रपोज किया ना, इसलिए मुझे शर्म आ रही है। आर्यमन थोड़ा शर्माते हुए बोला तो परिधि ने अपनी आंखें रोल कर दी। वैसे क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? परिधि ने पूछा तो आर्यमन ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो फिर तुमने मेरा किडनैप क्यों किया? परिधि ने पूछा। ताकि तुम भाग ना जाओ, आर्यमन बोला तो परिधि ने उसे थोड़ा कंफ्यूज नजरों से देखा। उसकी नजरों में कंफ्यूजन समझकर आर्यमन बोला, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। उस दिन मैं पार्टी करने जा रहा था लेकिन तुम्हें देखकर ये बात पूरी तरह से भूल गया। मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता था इसलिए तुमसे बातें करने लगा ताकि तुम्हारे बारे में थोड़ा जान सकूं। लेकिन तुम तो भाग रही थी और जब मैंने तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारा हाथ पका तो तुमने मुझ पर छेड़छाड़ का इल्जाम डालकर पुलिस के हवाले कर दिया। कहते हुए उसकी आवाज में थोड़ी उदासी थी जिसे परिधि ने भी बखूबी महसूस किया। उसे थोड़ा बुरा लगा लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। अपने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत लाकर आर्यमन ने परिधि को देखा और बोला, तुम्हें पता है मैं लड़कियों में बहुत फेमस हूँ। लड़कियां मेरे अटेंशन के लिए मेरे आगे पीछे घूमती हैं लेकिन मैंने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया, न ही कभी किसी लड़की को नज़र उठाकर देखा। पहली बार किसी पर नज़रें ठहरी थी मेरी, लेकिन उसने तो मुझे गुंडा ही समझ लिया और पुलिस में दे दिया। कहते हुए उसने अपनी परिधि को अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसे महसूस कर परिधि थोड़ा झेप गई और अपनी नज़रें चुराने लगी। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा किसी बात पर रिएक्ट नहीं करती थी और बिना पूरी बात जाने और बिना सोचे समझे ना ही कोई फैसला करती थी, लेकिन आर्यमन के मामले में उससे गलती हो गई थी। उसने ओवर रिएक्ट कर दिया था। उसने उस दिन उसकी जान बचाई थी लेकिन उसने क्या किया? उसने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पूरी गलती उसकी भी नहीं थी। आर्यमन उसके लिए अनजान था, वो उसे जानती नहीं थी। भले ही उसने उसकी मदद की थी जिसके लिए वो उसकी एहसानमंद थी, लेकिन इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं कर सकती थी। वो पहले से ही परेशान थी। ऊपर आर्यमन की नॉन स्टॉप अजीब बातों ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। वो उसे पागल लगने लगा था। उसे तो बस अपनी जान बचानी थी उससे, इसलिए उसने पीछा छुड़ाने के लिए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। देखो तुम देखो, आई एम सॉरी, मैंने जो उस दिन किया, तुमने मेरी हेल्प की थी लेकिन इसलिए एक बार वापस सॉरी। मुझे बस वहां से जाना था और तुम मुझे जाने नहीं दे रहे थे, बस इसलिए, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। परिधि अटकते हुए बोली। अब वो ये थोड़े ना बोल सकती है कि उसने उसे एक पागल या सरफिरा इंसान समझ लिया था। वही आर्यमन तो उसकी आवाज में ही खो गया था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को पकड़ते हुए कहा, हाय कितनी प्यारी आवाज है तुम्हारी। इतनी मीठी आवाज में सॉरी सुनकर मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया। इसका मतलब तुम्हें भी मैं पसंद हूँ, है ना? उसने एक्साइटमेंट में पूछा। परिधि ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती स्माइल चिपकाते हुए कहा, मिस्टर आचार्य, मैं आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती, तो बिना प्यार की शादी कैसे कर सकती हूँ? अरे कोई नहीं,
मैं तो करता हूँ ना, और शादी के बाद तुम्हें भी हो जाएगा, आर्यमन चिल होकर बोला। परिधि उसकी बात सुनकर खामोश हो गई। फिर दोबारा बोली, लेकिन शादी के बाद प्यार नहीं हुआ तो इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती। अरे ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो एक नज़र में प्यार हो गया था तुमसे। शादी के बाद हमारे पास बहुत वक्त होगा, तब देखना तुम्हें भी हो जाएगा मुझसे प्यार, आर्यमन ने खुशी से अपनी बतीसी चमकाते हुए कहा। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती, फिर किसी अनजान से शादी कैसे कर सकती हूँ, परिधि ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा। आखिर वो भी परेशान हो चुकी थी उसे समझाते समझाते, लेकिन वो है कि कुछ सुनने को राजी ही नहीं था। देखो तुम परेशान मत हो, बात तुम्हारी सही है कि तुम मुझे नहीं जानती। वैसे जानता तो मैं भी नहीं हूँ तुम्हें। एक काम करते हैं, आज पूरी रात हम एक दूसरे को जानने में बिताते हैं। तुम मुझे अपने बारे में बताओ, मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा। फिर कल जब हम एक दूसरों को जान लेंगे फिर शादी भी कर लेंगे। वैसे भी मेरे भाई की शादी होने वाली है, हम भी उसी दिन शादी कर लेंगे। मॉम डैड को एक साथ दो दो बहुएं मिल जाएगी, आर्यमन एक्साइटमेंट के साथ बोला। फिर अपनी पीठ थपथपाते हुए खुद से बोला, वाह आर्य, क्या आइडिया है तेरा। तू भी खुश, मॉम डैड भी खुश, तेरे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी, कहकर खुद में ही खुश होने लगा और चमकती आंखों से परिधि को देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो कैसा लगा मेरा माइंड ब्लोइंग आइडिया। वही परिधि मुंह फाड़े आर्यमन को देखने लगी, जो अपनी ही फालतू आइडिया पर खुश हो रहा था और खुद को शाबाशी भी दे रहा था। उस बेचारी की हालत तो काटो तो खून नहीं वाली हो गई। मतलब ये तो चिपकू गम बन चुका है, पीछे हटने को तैयार ही नहीं हो रहा। जबकि उसने कितने बहाने बनाए और हिंट दिए हैं उसे, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा या फिर ना समझने का नाटक कर रहा था। सोचते हुए उसने एक शक की नज़र से आर्यमन को देखा, जो खुद में खुश हुए जा रहा था। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे वो कोई नाटक कर रहा हो। उसने देखकर परिधि का मुंह बन गया। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। आखिर कैसे बचाए वो खुद को इस चिपकू गम से जो उसने साथ शादी के सपने देख चुका है। अगर उसके सपनों की गाड़ी नहीं रुकी तो शायद वेडिंग नाइट और बच्चों के भी सपने देखने लगेगा। लेकिन उसे आखिर रोके तो रोके कैसे। इतना तो वो समझ चुकी थी कि आर्यमन को बस प्यार से ही हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि ये आचार्य खानदान का चिराग था जो माफिया से बिलोंग करता है। वीरेन आचार्य अपने वक्त के काफी खतरनाक माफिया रह चुके थे, जिसके वजह से क्राइम काफी हद तक कम हो चुका था। अब उसके पोजीशन पर आयुष्मान आचार्य, उसका बड़ा बेटा, बैठने वाला था, जो उसी की तरह खतरनाक है। आर्यमन भी तो उनका ही खून है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, ऊपर से अनाथ। वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे वो किसी प्रॉब्लम में फंसे। वैसे भी उसका मानना था कि अमीरों और गरीबों के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता, प्यार और शादी जैसा तो बिल्कुल नहीं। आर्यमन भले ही प्यार के दावे कर रहा हो, लेकिन ये बस उसका एक अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। कुछ दिन बाद ये खत्म हो जाएगा, तब उनका साथ में कोई फ्यूचर नहीं होगा, इसलिए उसे बस उससे दूर ही रहना चाहिए। अगर ये बात आचार्य परिवार को पता चल गई तो वो लोग शायद आगे उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उसके तो आगे पीछे कोई है भी नहीं जो उसकी चिंता करे। अमीरों के चालाकियों और पैतरों में फंसकर वो किसी गुमनामी के अंधेरे में ना चली जाए। वैसे परिधि का सोचना गलत भी नहीं था। उसके परिवार में कोई नहीं था। छोटी उम्र में ही उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। उसने अकेले अपना बचपन जिया था। एक अकेली लड़की का समाज में जीना कितना मुश्किल था। समाज के उतार चढ़ाव को भी बखूबी देखा और महसूस किया था, जहाँ कोई किसी का नहीं होता। अमीरों के लिए तो गरीब लोग सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा होते हैं, वो तो उन्हें इंसान भी नहीं समझते। ऐसे समाज और दुनिया में उसने जैसे तैसे खुद की हिफाजत की है। वो खुश थी अकेले अपनी छोटी सी दुनिया में, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी खुशहाल जिंदगी में बिन बुलाए मेहमान की तरह आर्यमन घुस आया था। वो उसे अपने दुनिया में घुसने नहीं दे सकती थी, इसलिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी ताकि आर्यमन उसे छोड़ दे और अपने रास्ते चला जाए। लेकिन क्या जो परिधि सोच रही है ऐसा होने वाला है, ये उसे नहीं पता था। आखिर वो जानती ही कितना है आर्यमन को। 57 आर्यमन का गुस्सा। अब तक हमने पढ़ा कि आर्यमन परिधि को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिससे वो परेशान हो जाती है। अब आगे
परेशान परिधि अपने सामने बैठे आर्यमन को ही देख रही थी, जो उससे बातें किए जा रहा था, लेकिन वो बस हाँ ना में ही जवाब दे रही थी। आखिर में उसने परेशान होकर मुंह खोला और बोली, अब बस करो, मैं मान गई तुम्हारे प्यार को, लेकिन क्या तुम्हारी फैमिली मानेगी? क्या हो अगर तुम्हारी फैमिली इसके अगेंस्ट हुए तो? आर्यमन ने कंफ्यूज नजरों से उसे देखा। देखो, मतलब साफ है, हम दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। वो आगे कुछ बोलती कि आर्यमन उसकी बात काटते बोला, हाँ मुझे पता है कि हम दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तुम लड़की हो और मैं लड़का, लेकिन शादी में ये फर्क तो नॉर्मल है। मेरी फैमिली इसके अगेंस्ट क्यों होगी? और कंफ्यूज चेहरा बनाकर उसे देखने लगा। वही परिधि का तो दिमाग ही घूम गया। एक तो पहले से ही ये चिपकू गम मानने को तैयार नहीं था। जब मैं कुछ बोल रही हूँ तो पूरी बात सुने बिना ही काट, और अब ये बकवास कर रहा है। शादी तो लड़का लड़की की ही होती है ना, तो कोई ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात कैसे कर सकता है? वो पहले ही आर्यमन से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, अब तो उसे गुस्सा भी आने लगा था, लेकिन वो उस पर अपना गुस्सा नहीं उतार सकती थी, इसलिए उसने लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत किया। फिर आर्यमन को देखते हुए बोली, ओह महान इंसान और बुद्धिमान परजीवी प्राणी, मेरा मतलब लड़का लड़की के फर्क से नहीं था। शादी तो लड़का लड़की की ही होती है ना, इसे गलत क्या है जो कोई इसके खिलाफ होगा? अरे नहीं, आजकल लड़का लड़का और लड़की लड़की की भी शादी होती है ना, जैसे गे कपल और लेस्बियन कपल। आर्यमन दोबारा बोला, तो क्या तुम गए हो या मैं लेस्बियन जो ये बात कर रहे हो? परिधि ने चीखते हुए कहा। इस बार वो अपना गुस्सा संभाल नहीं पाई और चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर आर्यमन एक पल को घबरा गया, फिर उसे शांत करते हुए बोला, हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम्हें इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आराम से भी बात कर सकती हो। आराम से? आराम से? अरे आराम से बात करने लायक तुमने छोड़ा कहाँ है? कब से मैं शांति से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम कभी भी मेरी बात पूरी नहीं होने देते। कभी अचानक से मेरी बात काट देते हो या फिर अपनी बकवास चालू कर देते हो। अरे मैं भी इंसान हूँ, कितना शांत करने की कोशिश करूँ खुद को? परिधि फ्रस्ट्रेशन में चीनी। आखिर अब वो पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। उसका मन कर रहा था कि वो आर्यमन को मार मार कर उसका भर्ता बना दे। बड़ी मुश्किल से वो खुद को काबू किए बैठी थी, लेकिन ये शख्स तो आज उसके पेशेंस का इम्तिहान लेने को तैयार बैठा है। आर्यमन उसे गुस्से में देखकर सहम गया। उसने अपने घुटनों को अपने हाथों से बांधकर सोफे पर बैठ गया और हकलाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस तुम्हारी बात सुनूंगा। अब तो शांत हो जाओ। आर्यमन को खुद से डरते देख और उसकी बातें सुनकर परिधि का गुस्सा भी शांत हो गया। उसने एक नज़र आर्यमन को देखा, जिससे उसने अपने होठों पर जीभ लगाने का एक्शन करके उसे बोलने को कहा। परिधि अब शांत हो चुकी थी। उसने भी एक गहरी सांस ली, फिर आर्यमन की तरफ देखकर बोली, देखो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की अनाथ लड़की हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन तुम एक वेल्दी फैमिली से हो और अपने परिवार के शहजादे हो। हम दोनों में स्टेट्स, मोरल्स, वेल्थ और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका बहुत बड़ा फर्क है। मैं कभी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती, हम दोनों का कभी कोई मैच नहीं बन सकता, इसलिए मुझे भूल जाओ। ना हमारा समाज इस रिश्ते को मंजूरी देगा, ना तुम्हारा परिवार। तुम एक लड़के हो और एक वेल्दी फैमिली से हो। आज तुम्हारी बात मानकर हम साथ आ भी गए, लेकिन अगर कुछ वक्त बाद हम किसी भी वजह से अलग हुए तो तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये समाज और इसके लोग मेरा जीना दुश्वार कर देंगे। एक अकेली लड़की जिसके आगे पीछे कोई ना हो, उसे ये समाज जीने नहीं देगा। अरे मेरे कैरेक्टर पर भी उंगली उठाने से पहले कोई नहीं सोचेगा, इसलिए मेरी बात मानो और मुझे भूलकर आगे बढ़ो। कहते हुए परिधि ने आर्यमन का चेहरा देखा तो डर के मारे कुछ कदम पीछे हो गई। इस वक्त आर्यमन बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसके आसपास से एक डरावना ऑरा निकल रहा था जो उसे कांपने पर मजबूर कर रहा था। ऐसा नहीं था कि आर्यमन कुछ समझ नहीं रहा था, लेकिन उसने इस बात को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। उसके लिए परिधि हर तरह से उसके बराबर और उसके लायक थी, लेकिन परिधि का खुद को उससे नीचा देखना और परिवार और समाज के नाम पर उसे दूर रहने और भूलने का कहना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे गुस्सा आने लगा
और उसके गुस्से की आग में घी का काम परिधि का उसका और खुद का कैरेक्टर जस्टिफाई करना था। क्या मतलब था उसका कि उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, जो उसे किसी से फर्क नहीं पड़ेगा, और वो खुद के कैरेक्टर के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है। उसका गुस्सा बने लगा। उसके आसपास काफी भयानक ऑरा फैल रहा था जिससे परिधि भी डर चुकी थी। इस वक्त ये वो आर्यमन नहीं लग रहा था जो उससे प्यार और शांति से बात कर रहा था और बकवास कर रहा था, ना ही वो जो उसके गुस्से से और उसके चिल्लाने से डर कर बैठा था। ये आर्यमन बिल्कुल अलग लग रहा था, जिसमें वीरेन आचार्य और आयुष्मान आचार्य की झलक नजर आ रही थी। वो आगे आया और अपने एक हाथ परिधि को कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया और दूसरे हाथ से उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर अपने सामने किया। उसकी पकड़ काफी मजबूत थी जिससे परिधि को दर्द भी हो रहा था, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो नम आंखों से आर्यमन को देख रही थी। उसकी आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द चबाते हुए बोला, आज बोल दिया, आगे कभी मत कहना। मैं आचार्य परिवार का बेटा हूँ। मेरी रगों में वीरेन आचार्य का खून दौड़ता है, जो अपनों के खातिर मरने को भी तैयार है और किसी को मारने के लिए भी। हम मोहब्बत करते हैं तो मरते दम तक निभाते हैं। प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे आगे झुकने को भी तैयार हूँ, लेकिन किसी को भी तुम्हें झुकाने का हक नहीं दिया मैंने, चाहे वो खुद में ही क्यों ना हो। मोहब्बत हो मेरी इज्जत भी। अपनी मोहब्बत को छोटा समझने का या उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने का हक तुम्हें भी नहीं। तुम मेरी थी, मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो तुम। कल सुबह हम मोम डैड से मिलने जाएंगे, इसलिए आज की रात अच्छे से आराम करो तुम। मैं खाना और कपड़े भेजता हूँ, फ्रेश होकर खाना खा लेना, कहकर उसके गाल को थपथपाता है और उस रूम से बाहर चला जाता है। परिधि नम आंखों से उसे जाता हुआ देखती है। आर्यमन रूम से बाहर निकल आता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो परिधि को हट नहीं करना चाहता था। उसने गुस्से से अपने केबिन की चीजें धोने शुरू कर दी। कुछ ही देर में एक लेविश केबिन कबाखाना बन चुका था। वही आर्यमन वही सोफे पर अपनी सिर पीछे की तरफ लगाकर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ से खून बह रहा था जो फर्श पर गिर रहा था, लेकिन आर्यमन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उसके केबिन का दरवाजा नॉक करता है और उसका एक गार्ड खाने का पार्सल और एक लड़की के कपड़े लेकर अंदर आता है। आर्यमन उस सामान को वहीं रखकर जाने को कहता है। वो गार्ड चीजें वहीं रखकर आर्यमन को ड्रेसिंग के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गुस्से को देखकर बिना कुछ कहे वापस चला जाता है। आर्यमन वैसे तो जॉली नेचर का था। उसे गुस्सा बहुत कम आता था, लेकिन जब आता था तो वो किसी शैतान से कम नहीं लगता था। उसका गुस्सा उसके पापा और भाई जैसा ही था, जिसे उसके चंचल नेचर के आगे कोई नहीं देख पाता था। आर्यमन ने खाने का पार्सल और कपड़े उठाए और परिधि को रूम में ले जाकर दे दिए। फिर खुद बाहर आ गया और वापस सोफे पर जाकर बैठ गया। सोफे पर बैठते ही उसे नींद आ गई। वो पिछले एक हफ्ते से परेशान था। उसका सुकून जा चुका था, इसलिए उसे नींद नहीं आती थी, लेकिन आज उसका सुकून उसके पास था और वो भी दिन भर की भाग दौड़ से काफी परेशान और थका हुआ था, इसलिए उसे भी जल्दी नींद आ गई। उसके सोने के कुछ देर बाद उस रूम का दरवाजा खुला जिसमें परिधि थी। आर्यमन के रूम से बाहर आने के बाद उसे बाहर से तोड़-फोड़ की आवाजें आने लगी। वो पहले ही आर्यमन के गुस्से वाले रूप को देख चुकी थी, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं थी बाहर आकर उसे रोकने की। कुछ देर बाद जब बाहर शांति हो गई तो उसने हिम्मत करके बाहर जाने का सोचा, लेकिन उससे पहले ही आर्यमन ने रूम का दरवाजा खोलकर उसे खाना और कपड़े दिए और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। अपनी जिंदगी में आए इस अचानक बदलाव से वो परेशान थी और पूरा दिन कुछ ना खाने की वजह से भूखी भी थी, इसलिए उसने फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज किए और खाना खाकर लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका ध्यान बार बार आर्यमन के तरफ जा रहा था। उसका मन कह रहा था कि वो एक बार जाकर आर्यमन को देख आए, लेकिन दिमाग उसे रोक रहा था। आखिर में उसने अपने मन की सुनी। वो थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर देखने की कोशिश करने लगी। केबिन पूरी तरह से बिखरी पड़ा था और चीजें टूटी पड़ी थी। तभी उसकी नज़र सोफे पर सोते हुए आर्यमन पर पड़ी। वो दरवाजा पूरा खोलकर बाहर आई और धीरे धीरे आर्यमन के पास जाकर खड़ी हो गई। सोते वक्त उसके चेहरे पर सुकून था,
और वो बहुत मासूम नजर आ रहा था। अनायास ही उसे देखकर परिधि के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी स्माइल चली गई जब उसकी नज़र आर्यमन के हाथ पर लगी चोट और उससे बहते खून पर गई। उसने आराम से आर्यमन का हाथ पका और घाव को देखने लगी। उसने हाथ को सोफे पर आराम से रखा और वापस रूम में चली गई। वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर बाहर आई। उसने बड़े ही आराम से आर्यमन का हाथ पका और बहुत आराम से उसके घाव को साफ करके उस पर पट्टी बांधने लगी। उसकी आंखें नम थी। आर्यमन की चोट देखकर उसके दिल में दर्द हो रहा था और बुरा भी लग रहा था। उसने अच्छे से आर्यमन की पट्टी की, फिर वापस रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो एक ब्लैंकेट लेकर आए और आर्यमन को उड़ा दी। फिर उसने पूरे केबिन की सफाई की। टूटे हुए कांच के टुकड़ों को आराम से उठाया ताकि उसे चोट ना लगे। केबिन को अच्छे से साफ करके वो वापस रूम में चली गई और बेड पर जाकर लेट गई। वही रूम का दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनकर आर्यमन ने अपनी आंखें खोल ली। वो माफिया के खानदान से था। उसे ट्रेनिंग दी गई थी जिससे हल्की सी आहट पर भी वो सतर्क हो जाता था। दरवाजा खुलने की आवाज़ से ही वो जाग गया था, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वो देखना चाहता था कि वो क्या करती हैं। उसे अच्छा लगा जब परिधि ने उसकी चोट को दवाई लगाई। उसका केयर करना उसे भा गया। केबिन की सफाई करने पर वो उसे रोकना चाहता था क्योंकि पूरे केबिन में जगह जगह कांच के टुकड़े फैले हुए थे। उसे डर था कि परिधि को चोट ना लग जाए, लेकिन परिधि ने बहुत आराम से सब साफ किया और वापस रूम में चली गई। थे सब सोचकर आर्यमन के चेहरे पर प्यारी स्माइल आ गई और वो वापस सो गया। 58 आचार्य मेंशन में बवाल। अब तक हमने पढ़ा कि आर्यमन परिधि को आचार्य मेंशन ले जाने का मन बना लेता है। अब आगे एक और आर्यमन कल के लिए एक्साइटेड था क्योंकि उसने परिधि को अपने घर ले जाने का प्लान बनाया था। वही परिधि कल आचार्य मेंशन जाने और आचार्य परिवार से मिलने की बात पर परेशान और नर्वस थी। दोनों अपने अपने ख्यालों के साथ गहरी नींद में चले गए। अगली सुबह होटल के कमरे में आयुष्मान गहरी स्माइल के साथ अपनी बाहों में सोई खूबसूरत लड़की को देख रहा था। वो आज बहुत खुश था क्योंकि अनाया ने उसे दिल से एक्सेप्ट कर लिया था और अब वो हमेशा उसकी रहेगी। आज उसके पिछले जन्म का वो बोझ भी उतर गया कि उसकी लापरवाही की वजह से उसने अपनी मोहब्बत को खो दिया था। वही आयुष्मान की खुशी से अनजान अनाया गहरी नींद में सोई हुई थी। अपने पिछले जन्म के बहुत ही बुरे और भयानक एक्सपीरियंस के बाद उसे कभी सुकून की नींद नसीब नहीं हुई, लेकिन आज वो बड़े ही सुकून के साथ उस शख्स की बाहों में सोई हुई थी जो उसे बेपनाह मोहब्बत करता है, जो लड़की जागने पर भी कभी मुस्कुराती नहीं थी। आज सोते हुए भी उसके चेहरे पर एक प्यारी स्माइल थी। उसकी स्माइल देखकर आयुष्मान भी बहुत खुश था। आयुष्मान अभी भी अनाया में खोया हुआ था कि तभी उसका मोबाइल बजा। उसने देखा उसकी मॉम का फ़ोन था। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया ताकि उसकी आवाज़ से अनाया जाग ना जाए और धीमी आवाज़ में बात करने लगा। हेलो मॉम, आपने इतनी सुबह फ़ोन किया, कोई ज़रूरी बात है? आयुष्मान ने पूछा। आयु, आप जहाँ कहीं भी हो जल्दी से घर आ जाइए और अनु को भी अपने साथ लाइएगा, मेघा जी बोली। उनकी आवाज़ में थोड़ी परेशानी थी जो आयुष्मान से नहीं छिपी। उसने अपनी आईब्रोज सिकुड़ते हुए पूछा, मॉम व्हाट हैपेंड, एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ सब ठीक है, तुम दोनों घर आओ फिर बात करते हैं, कहकर मेघा जी ने फ़ोन काट दिया। उनके अचानक फ़ोन काटने से आयुष्मान कंफ्यूज और थोड़ा परेशान हो गया। जरूर कोई बड़ी बात है जिससे उसकी माँ परेशान है, सोचकर उसने एक नज़र अपनी बाहों में सोई लड़की की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। दरअसल अनाया को हल्की सी आहट पर ही उठ जाने की आदत थी, इसलिए जब फ़ोन बजा उसकी नींद खुल गई। वो आयुष्मान के करीब लेटी हुई थी, इसलिए उसने मेधा जी की आवाज़ साफ सुनी थी। दोनों की बातें सुनकर उसे समझ आ गया था कि कोई बात तो जरूर है जिसके लिए उन्हें आचार्य मेंशन बुलाया गया है। वही उसे खुद को देखता देख आयुष्मान के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई। उसने उसके फोरहेड पर किर करके उसका गाल सहलाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सनशाइन। उसकी बात सुनकर अनाया ने अपनी एक आईब्रो उछाल दी जैसे पूछ रही हो कि अब ये सनशाइन क्या है। उसका इशारा समझकर आयुष्मान बोला, तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो, इसलिए मैंने तुम्हें एक नया नाम दिया है। वैसे तुम्हें ये नाम सुनकर कंफ्यूज
नहीं, बल्कि खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें इतने प्यारे प्यारे निकनेम से बुलाता हूँ, और ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। मुझे आपके मुंह से अपना हर नाम अच्छा लगता है। आप जो भी कहकर मुझे बुलाएंगे मुझे अच्छा लगेगा। अनकया बोली। उसकी बात सुनकर आयुष्मान भी मुस्कुरा दिया।